नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज आपके लिए खुशखबरी है कि हम टीजीटी 2021 अपने अंतिम पड़ाव की ओर हम चले हुए हैं। आज से हम जो है टीजीटी 2021 के पेपर करने वाले हैं। बाकी हम 18 कंप्लीट कर चुके हैं, 2021 के हमने पीजीटी कंप्लीट कर लिया है और 14 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। 15 बचता है, 15 को भी हम देख लेंगे। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर नहीं है उसमें, 2 से 3 सेट बनते हैं, ठीक है, तो उनको भी कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर आज जो पेपर करेंगे ये हमारा 4 सितंबर 2021 का पेपर है। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, टीजीटी हिंदी फीमेल का पेपर है, ठीक है। फीमेल के 2021 में 4 सेट हुए हैं। कितने सेट हुए हैं? 4, और 2 हुए हैं यहाँ पर मेल वाले सेट। तो टोटल हमारे जो सेट बनते हैं वो 6 सेट बनते हैं। ये 6 सेट हमारे बचे हुए हैं, इनको हम करेंगे। और आज का हमारा क्लास यहीं से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 101 से, क्योंकि पहले जो पेपर आता है वो जीके जीएस वाला पेपर होता है। तो हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग 101 क्वेश्चन से करेंगे। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा जो है यहाँ पर जो बच्चे नए हैं क्लास में, उनके लिए ये बात है, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 2018 के सारे सेट हम, चाहे हमारा पीजीटी है, चाहे तो हमारा पीजीटी है या फिर हमारा टीजीटी है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। टीजीटी के हमने यहाँ पर 6 सेट किए हैं और पीजीटी वाले हमारे 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और 2021 के भी हमने पीजीटी के 2021 के जो पीजीटी हैं, पीजीटी के हमने यहाँ पर 5 सेट कंप्लीट किए हैं। और एक और इसमें हमने 2014 वाले भी जो टायर 1 टायर 2 के पेपर थे, वहाँ के भी हमने दोनों पेपर कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ देखिएगा, अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे कितनी सीरीज, एक धीरे धीरे ही सही लेकिन कितनी लंबी सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1000 क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं, 600 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और देखिए फिर से 1000 क्वेश्चन आपने यहाँ पीजीटी में किए कंप्लीट, क्योंकि 200 क्वेश्चन का पीजीटी होता है, और 300 क्वेश्चन आपने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो ये जो सीरीज है आप ये देखिएगा, ये आपकी कितनी लंबी सीरीज हो जाती है, लगभग ये आपकी 3000 के लगभग ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आपने 3000 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट कर लिए हुए हैं। और आप जान चुके होंगे, जो रेगुलर बच्चा होगा क्लास में, कि कितने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर रिपीट हुए हैं। चाहे वो आपका 14 का पेपर, आपका 14 के कुछ क्वेश्चंस आपके 18 में आए हो, 18 का टीजीटी पीजीटी में आया है, पीजीटी का आपका फिर 2021 में आया है। और आज के पेपर में भी आप देखेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं, वो मैं बताते चलूँगी। और जो बच्चा रेगुलर है उसको तो वो चीज़ें समझ आती रहेंगी। एक और बात, अगर आप में से कोई भी बच्चा ये सारी क्लासेस लेना चाहता है, देखिए लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी, ठीक है। आपको लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है। ऐसा नहीं आप इसको स्किप करके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली क्लास आपको हमारी कहाँ पर मिलेगी? चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB टीजीटी पीजीटी के नाम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो वहाँ आपको सीक्वेंस से ये सारी क्लासेस मिलेंगी। आप वहाँ जाकर और अपने लिए समय निकालिए, 1-1 घंटा भी निकालेंगे ना दिन में, और एक क्लास को 1 घंटा खुद के लिए निकालिए। एक क्लास को देखिए, आप, आपका मन करे तो उसको दोबारा देखिएगा। दोबारा देख लेंगे तो आपकी इतनी अच्छी पकड़ बन जाएगी ना इन क्लासेस पर, बहुत ही अच्छे से आप हर एक क्वेश्चन पर पकड़ बनेगी आपकी, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आगे चलते हैं। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो ये जो पेपर्स मैं आपको कराती हूँ, इनकी PDF वगैरह वहाँ पर दे दूँगी, तो आप फिर खुद से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्लास को आप स्किप करते हुए चलेंगे। क्लास तो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्लास को आपको करना ही करना होगा। देखिएगा यहाँ से हमारा जो है सब्जेक्ट जो है शुरू हो जाता है। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन नंबर 101, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम हमें बताना है। तो अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट और चोटी की पकड़, यहाँ हमारा राइट आंसर बनेगा। अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट और चोटी की पकड़। बात करते हैं अगर अप्सरा की बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड जो होगा वो 1931 होगा। अप्सरा का टाइम पीरियड 1931 होगा। अलका की बात करते हैं, अलका का टाइम पीरियड 1933 होगा। अलका का कितना होगा? 1933 होगा। बात कुल्ली भाट की आती है, तो कुल्ली भाट का जो टाइम है वो 1938 से लेकर 39 के बीच का है, 1938 से 39 के बीच का है। और चोटी की पकड़ की बात करते हैं तो ये 1946 की रचना है, 1946
1946 की, 1946 लिखेंगे इसको। 1946 की ये रचना है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इन्होंने अप्सरा जो है, अप्सरा उपन्यास की जो प्रमुख पात्रा है, इसको याद रखेंगे। कनक पात्र इसकी प्रमुख पात्र है अप्सरा उपन्यास की। कुल्ली भाट और बिल्लेसुर एक इनकी अलग से मतलब संस्मरणात्मक उपन्यास है ये दोनों ही। बिल्लेसुर बकरीवाह और कुल्ली भाट जो है ये संस्मरणात्मक उपन्यास है। अन्य जो इनकी रचनाएं बनती हैं, निरुपमा बनेगी, बिल्लेसुर बकरीवाह बनेगा आपका, प्रभावती बनेगी, ठीक है। काले कारनामे इनका अपूर्ण है, 1950 की रचना है काले कारनामे निराला जी की, वो अपूर्ण है। इसको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 102, निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? धर्मवीर भारती जी का जो उपन्यास नहीं है ये आपका चारुचंद्र लेख होगा। राइट आंसर तो हमारा चारुचंद्र लेख बनेगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है बाण भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। बाकी आपका 11 सपनों का देश और 11 सपनों का देश आपका प्रारंभ और समापन, सूरज का सातवां घोड़ा, ये किसके हैं? धर्मवीर भारती जी के। नहीं में आंसर देना था तो चारुचंद्र लेख बनेगा आपका आंसर। क्वेश्चन देखिएगा 103, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? समुद्र संतरण कहानी की बात होती है जयशंकर प्रसाद, राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 104 देखिए, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है? राइट आंसर यहाँ निर्मला बनेगा। निर्मला के अंतर्गत इन्होंने दहेज प्रथा को और अनमेल विवाह की समस्या को रखा है। क्वेश्चन देखिए 105, चंद्र सुधा पम्मी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र है? गुनाहों का देवता, राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम भुवनेश्वर नाटककार हैं ये, और इनका जीवन काल की दृष्टि से किसका जन्म पहले होता है उस तरीके से क्रम में लगाने हैं। राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और मीराकांत बनेगा, ठीक है। इनका आप टाइम भी नोट कर सकते हैं। भुवनेश्वर का आप चाहे तो टाइम नोट कर लीजिए। इनका जो जन्म हुआ था ये 1910 में हुआ था, 1910 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? शाहजहाँपुर। इनके जो जन्म स्थान है वो शाहजहाँपुर है। मोहन राकेश की बात करते हैं तो 1925 इनका टाइम है, जन्म इनका 1925 में हुआ था, 1925। और 1900 इनका जो जन्म है वो अमृतसर में हुआ था, ठीक है। 1941 में जो जन्म हुआ था ये सुरेंद्र वर्मा का जन्म हुआ था 1941 में, और झांसी में हुआ था, झांसी नामक स्थान पर। मीराकांत के जन्म 1958 में हुआ था। मीराकांत का जो जन्म है वो 1958 में हुआ था और श्रीनगर में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखेंगे, नोट भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 107, सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? अगर हमें बताना है कि सोया हुआ जल की जो विषय वस्तु है वो एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी, ये आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 108 है हमारा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? बात सही नहीं पूछा गया है तो उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, 18 में भी हुआ है और पीजीटी वाले पेपर में भी हुआ है 2021 के। इसके विषय में जो सही बातें हैं वो देख लेते हैं। जो सही नहीं है वो तो ये है कि उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, ऐसा उन्होंने नहीं किया, ठीक है। और जो सही कथन है उनको देखिएगा, उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया है, ये भी है। प्रेमचंद जी के उपन्यासों को जनजीवन से जोड़ा गया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन देखिए 109, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? पुस्तक के रचयिता की बात करते हैं, रामनरेश त्रिपाठी इस पुस्तक के रचयिता हैं 30 दिन मालवीय जी के साथ। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 110, अज्ञे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो सांप्रदायिक विरोधी कहानी का इसमें वर्णन किया गया है, सांप्रदायिकता विरोधी कहानी, अज्ञे की शरणदाता कहानी में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नेक्स्ट 111 आपका 1921 की बात हो रही है और असहयोग आंदोलन के टाइम की बात है ये, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पहले से ही आ चुका है पहले भी ये क्वेश्चन। कहा गया है कि 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद में कौन रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सर्जन में लग गए थे? तो प्रेमचंद हमारा राइट आंसर होगा। जो बच्चे रेगुलर हैं क्लास में उनको ये क्वेश्चन एकदम याद आ गया होगा कि ये रिपीटेड है। क्वेश्चन देखिएगा 112, किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये
निर्मल वर्मा, ठीक है, निर्मल वर्मा यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अगर आपको ये वाली ये लैंग्वेज समझ नहीं आती, ये हिंदी है, ठीक है, ये हिंदी है हमारी मेन, जो हिंदी में गिनतियाँ होती थी इस तरीके से ही लिखी जाती थी, मुझे तो आती है, समझिए, ठीक है, तो आपको भी ये समझनी चाहिए। पढ़ी होंगी आपने, जब मैंने पढ़ी है तो आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी ज़रूर। देखिएगा आगे क्वेश्चन बनता है, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 113, किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता, क्या लेख था, लेख का जो शीर्षक है निराला जी की कविता, जो लिखा है, जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ, तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का लेख था, निराला जी की कविता, ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 114, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है, यहाँ रहना मना है जो नाटक संग्रह है ममता कालिया का है, राइट आंसर ममता कालिया होंगे। क्वेश्चन 115, निम्नलिखित नाटककारों में से किसने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 116, शिवशंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है, शिवशंभू के चिट्ठे जो ये हमारा निबंध है, इसके निबंधकार हैं बालमुकुंद गुप्त, राइट आंसर बनेगा बालमुकुंद गुप्त। क्वेश्चन 117, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, ये राग दरबारी से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा आपका राग दरबारी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया आपका फिर से, ठीक है, इस पर स्टार मार्क कीजिएगा आप, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, ठीक है। मृगावती किसकी रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है, 6 से 7 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कम से कम। मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की, मतलब इससे इसको घुमा फिरा के पूछ लेंगे, पूछते यहीं से क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जामिनर के कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल फेवरेट वाले हैं, उनको हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन सेट में डालते हैं वे। यहाँ देखिएगा ये भी आपका रिपीटेड है क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है, तो बाबर की है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और क्या वर्णन किया है इन्होंने आखिरी कलाम में, कभी ये पूछ लेते हैं आपसे या फिर ये कर लेंगे। एक क्वेश्चन इनका यहाँ से भी आ जाता है कि वर्णमाला के अक्षरों के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी जो तत्वों से भरी हुई जो पाई लिखी है ना मलिक मोहम्मद जायसी जी ने, इसका वर्णन किस चीज़ में किया गया, कौन सी रचना में किया गया है, तो ये तो अखरावट की बात हो जाती है। यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनता है आपको, कभी पद्मावत से पूछ लेगा ये कैसी है, इसकी विषय वस्तु क्या है, या कोई भी क्वेश्चन बना के उससे पूछ लेगा पद्मावत से, या फिर आपका आखिरी कलाम से आ जाता है, या फिर आपका अखरावट से आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। परले से संबंधित जो संबंधित कथा का वर्णन किया गया है वो भी आपका आखिरी कलाम में ही किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है, बात नहीं की हो रही है, भगनदूत इनका है, सागर मुद्रा भी है और महावृक्ष के नीचे भी है, बात कालजयी है, ये इनका नहीं होगा, ठीक है, कालजयी इनका नहीं होगा, इसको ध्यान रखेंगे, कालजयी इनका नहीं है। कालजयी जो है एक खंड काव्य है, कालजयी क्या है, एक खंड काव्य है, और कालजयी का टाइम पीरियड जो है 1980 है, कालजयी का टाइम पीरियड कितना है 1980 है, और यह एक खंड काव्य है, भवानी प्रसाद मिश्र जी का है ये, और भवानी प्रसाद मिश्र को ना सहजता का कवि भी कहा गया है, इसको ध्यान रखेंगे, सहजता का कवि कहा गया है। इनके जो कुछ काव्य हैं काफ़ी अच्छे हैं, इन्होंने लिखे थे, कमल के फूल और वाणी की दीनता, ये इनके जो है काव्य हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के, तो इनको याद रखेंगे। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 121 हमारा स्टार्ट होगा अब यहाँ से, निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है, कौन सी एक रचना है ब्रज भाषा में है, जो रस कलश, यहाँ राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 122, निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है, कौन नहीं है निर्गुण भक्ति धारा का कवि, मीराबाई नहीं है, मीराबाई किसकी है, सगुण भक्ति धारा की कवि है, कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती है। बाकी आपका नानक और कबीर जो है ये ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा जो है वो दो भागों में बांटी हुई है, ठीक है, एक आपका ज्ञान मार्गी और एक आपका प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय के अंतर्गत आ जाते हैं जायसी, और ज्ञान मार्गी के अंतर्गत आ जाते हैं ये दोनों। बाकी मीराबाई जो है वो सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिएगा, ज्योतिष ग्रंथ खेट कोतुकम की रचयिता कौन है, कौन है भाई, रहीमदास जी हैं, ये रहीमदास जी की रचना है। क्वेश्चन देखिए आगे, देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, और आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, कितनी बार मैंने आपको कराया। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्राकृतिक चरण किस महाकाव्य में है, तो ये तो प्रिय प्रवास में है, ठीक है, प्रिय प्रवास हमारा महाकाव्य है, याद रखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है, और इन्होंने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने
3 प्रबंध काव्य लिखे हैं, जिनमें एक आता है आपका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का टाइम भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1914 है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1914 किसका टाइम है, ये 1914 की रचना है। दूसरे नंबर पर अजय सिंह उपाध्याय का आता है एक और प्रबंध काव्य जिसका नाम है पारिजात। पारिजात जो है वो 1937 की रचना है। वैदेही वनवास की बात करते हैं तो ये 1940 की रचना है। इन वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या नाम था, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, ब्रजांगना विलाप। प्रिय प्रवास का अगर पुराना नाम आपसे पूछ लिया जाता है तो क्या नाम लिखोगे आप इसका, ब्रजांगना विलाप लिखोगे, ठीक है, ब्रजांगना विलाप, इसको आप लिख देंगे। और चलिए यहाँ तक की बात हो जाती है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर बात इसी में हम उर्वशी की करते हैं, उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, प्रसिद्ध रचना है इनकी, ठीक है। और 1961 इसका टाइम होगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए, 1961 की ये रचना है, 1961 इसका टाइम होगा उर्वशी का। बात करते हैं अगर हम साकेत की बात करते हैं तो ये 1931 की रचना है। साकेत की बात करते हैं तो 1931 की ये रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी की ये प्रमुख कृति है। और कामायनी की बात करते हैं तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है और 1935 की रचना है। कामायनी कितनी है, कामायनी का जो टाइम पीरियड है 1935, इसको भी करेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख महाकाव्य है, ठीक है। यहाँ तक की बातें हो जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 125, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है। कृष्ण काव्य की बात कर रहे हैं तो द्वापर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, द्वापर। क्वेश्चन 126, तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंहल बुद्धि पद्मनि चीन्हा। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं, ये आपका रिपीटेड है, पद्मावत से ली गई हैं ये पंक्तियाँ, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे देखिएगा क्वेश्चन 127, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है। बात कृष्ण भक्ति की हो रही है तो आपका सूरदास जी, नंददास जी, रसखान होंगे, लेकिन नहीं में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे तो कबीरदास नहीं होंगे। कबीरदास किसके अंतर्गत आते हैं, निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत, जो आपकी ज्ञान मार्ग की शाखा है उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये साहित्य के टॉपिक जो मैंने क्लासेस ली थी उनमें आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोग नहीं जानते इसके विषय में तो आप वहाँ जाइए साहित्य के मेरे क्लास पर, भक्ति काल के अंतर्गत, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आगे देखिएगा क्वेश्चन 128, गीत फरोश किसकी रचना है। गीत फरोश तो मैंने अभी बताया आपको, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र के विषय में बताया ना कि सहजता का कवि कहा जाता है इनको। आप रिकॉल कीजिए क्वेश्चन को एक दूसरे क्वेश्चन से कि अभी मैंने क्या बताया। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो मैं नहीं लिखती हूँ आपको बता देती हूँ तो उसको तो मैं काउंट ही नहीं करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 129, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे। वल्लभाचार्य जी आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 130, बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है कि वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। ये इनके विषय में सही कथन नहीं है, नहीं की बात हो रही है। पहले क्वेश्चन में देखेंगे नहीं में पूछा गया है या आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, तो आपका जो है वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि नहीं थे। उनकी जो है अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई, बिल्कुल सही बात है। उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी है। क्या कहानी है उनकी पहली रचना जो है वो संतु नामक कहानी है। और वे एक अच्छे कदकार के साथ साथ एक जागरूक पत्रकार भी थे, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। वे एक अच्छे गदकार के साथ साथ क्या थे, जागरूक पत्रकार भी थे। क्वेश्चन देखिएगा 131, अति सुधो स्नेह को मार्ग है किस कवि की ये पंक्तियां हैं। घनानंद जी की है और रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन देखिएगा 132, रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ। रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ, पंक्तियां पूछी जा रही है किस रचनाकार की ये पंक्तियां हैं। महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन देखिएगा 133, निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प बताना है। वे खड़ी बोली का परिष्कार किया, खड़ी बोली का परिष्कार किया है इन्होंने, ये सही बात है। छायावादी महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है ना, तो ये खड़ी बोली का परिष्कारक किया है इन्होंने। छायावादी कविताएं लिखी, ये गलत है। प्रिय प्रवास जो है इनकी रचनाएं, ये भी गलत है। और बालकोपयोगी साहित्य लिखा है, ये भी बात गलत है। क्वेश्चन देखिए आगे 134,
निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधु के द्वारा रचित नहीं है? मिस्र बंधु की बात की जा रही है तो यहाँ पर भारत विनय इन्होंने लिखा है, बूंदी वारिस भी इन्होंने लिखा है, बूंदी वारिस, और पुष्पांजलि भी इनकी रचना है, लेकिन पृथ्वी कल्प इनकी रचना नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, पृथ्वी कल्प इनकी नहीं है। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है। पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की रचना है। राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पृथ्वी कल्प के लिए वो गिरजा कुमार माथुर होगा। आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनता है पृथ्वी कल्प। ठीक है, ये मिस्र बंधु की रचना नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 135। महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? तो महावाणी बताना है, ये निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका निम्बार्क संप्रदाय। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 136। निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? तो सुदामा चरित आपका राइट आंसर होगा। ये राइट आंसर यहाँ सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की विख्यात कृति है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 137। किस रचनाकार के बचपन का नाम रामबोला था? ये रिपीटेड है आपका तुलसीदास जी। तुलसीदास के विषय में जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से। ठीक है, जरूर पढ़िएगा इसको ध्यान से। इनके एक तो इनका जो रामचरितमानस है उसको जरूर पढ़ लीजिए, उसमें कितने कांड है और इनका क्रम क्या है कांडों का, इनकी कौन सी रचना अवधी भाषा में है, कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, ये चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और रामबोला इनका ये वाला क्वेश्चन भी बनता है जो अभी आपने किया। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 138। भाषा का रूप लिखकर, दूसरा बोलकर और तीसरा रूप कौन सा होता है? भाषा का जो पहला रूप है वो लिखकर, दूसरा बोलकर, और तीसरा रूप कौन सा होता है? सांकेतिक भाषा। राइट आंसर बनेगा तीसरा सांकेतिक भाषा। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 139। भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय भाषा का परिवार, भारोपीय जो परिवार का प्रतिशत है वो बताना है आपको। तो ये 73% होता है। भारोपीय परिवार का जो प्रतिशत है 73% है। ये बोलने के आधार पर भाषा को 73% भारोपीय भाषा आ जाती है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, डैश दिया है आपको, एक खाली स्थान है, बताना है क्या आएगा यहाँ पर। पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है, कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है, तो ये भाषा है। भाषा पानी की धारा है जो कि कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। राइट आंसर आपका भाषा बन जाएगा। क्वेश्चन 140 आपका कंप्लीट हो जाता है, यहाँ भाषा होगा। और 141 देखिएगा आप, भाषा खाली स्थान है पर आधारित है। भाषा किस पर आधारित है? वाक्य पर आधारित है। भाषा वाक्य पर आधारित है। क्वेश्चन 142 मूल भाषा का यह भेद डैश आधारित है, ये इतिहास पर आधारित है। मूल भाषा का यह भेद इतिहास पर आधारित है। राइट आंसर इतिहास बनेगा। क्वेश्चन 143 भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? 3 कालों में विभक्त किया गया है भारतीय आर्य भाषा को। देखिए 3 कालों में विभक्त किया गया है, और इसमें जो पहला काल आपका आता है यहाँ आएगा आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल। मैं लिख नहीं रही हूँ इसको, काफ़ी टाइम लग जाएगा, बता देती हूँ आपको। आप क्लास को रोक कर बीच में पॉज कर अगर आपके पास नोट डाउन नहीं है तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल जो कि 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का होता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका मध्य भारतीय आर्य भाषा काल जो कि आपका 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक होता है। तीसरे नंबर पर आपका आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल जो कि 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय तक है आपका। मध्य भारतीय आर्य भाषा के काल को ना 3 भागों में विभक्त किया जाता है। जो मध्य भारतीय आर्य भाषा का काल पढ़ा है हमने 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक का, ये 3 भागों में विभक्त होता है, जिसमें आपकी जो भाषाएं होती हैं पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा आ जाती है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक आपकी पाली भाषा चलती है, फिर 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक आपकी प्राकृत भाषा चलती है, और फिर जो है आपकी अपभ्रंश भाषा 500 से लेकर वो 1000 ईस्वी तक चलती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन 144 किस भारत की राष्ट्रभाषा कहा गया है? किसे कहा गया है भारत की राष्ट्रभाषा? यानी कि फिल इन द ब्लैंक से आपको बताना है ये जो 4 भाषाएं हैं इनमें से कौन सी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा कहा गया है। तो हिंदी को कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी जो है वो भारत की राज्य भाषा होगी, और इसकी जो लिपि है देवनागरी उसको भी संविधान में ऐड किया गया है, देवनागरी को भी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन जो बनता है 145 मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधि भाषा की पहली कृति कौन सी है? मुल्ला दाऊद
जो कि 1370 ईस्वी की। इनकी अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? जिस चंदायन है। ठीक है, इसको लोर कहा या लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है और ये मुल्ला दाऊद की पहली अवधी भाषा की कृति है। आगे देखिए क्वेश्चन जो बनता है आगे, क्वेश्चन 146, हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके हैं? ये कथन पूछा जा रहा है किसका है, और ये कथन आपका रिपीटेड कथन है भाषा से, भाषा विज्ञान से। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। सी राजगोपालाचारी 1958 इसका राइट आंसर होगा। ये सी राजगोपालाचारी जी ने कहा था कि हिंदी जो है अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी कि हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। आगे देखिए क्वेश्चन जो बनता है 147, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिखने का जो ढंग है वो लिपि कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। आगे देखिएगा क्वेश्चन 148, एक रिक्त स्थान है, आपको बताना है क्या आएगा यहाँ पर। शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी लिपि आदि का विकास हुआ है। तो देवनागरी का, बांग्ला का और गुरुमुखी लिपि का ये विकास कौन सी शैली से हुआ है? उत्तरी शैली से हुआ है। आप और क्या याद है नहीं है, अगर आपके साथ में ऐड करके दे रहे हैं और आपको देवनागरी याद है उत्तरी लिपि से, ये मैंने कई बार बताया आपको, फुल डिटेल में बताया है पेपर कराते हुए ही कि भाई ये ऐसे ऐसे, इसकी सारी मैंने आपको डिटेल से बताई है व्याख्या। तो चलिए यहाँ पर हमारा उत्तरी जो है आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 149, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जो है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ लिपि का विकास कौन सी शैली से हुआ है? दक्षिणी शैली से हुआ है। क्वेश्चन 150, वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है। ये तो बहुत बार बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। ये वाले जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, ये रिपीटेड है, 22 भाषाओं में है। और 22 भाषाएं कैसे कैसे हैं, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ये सब मैंने आपको बताया है। इसके लिए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास देखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप ज़रूर देखिएगा उसको। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आपका 151, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 152, यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णनात्मक लिपि है। देवनागरी की बात हो रही है यहाँ पर, देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक लिपि है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो सही संधि वाला विकल्प जब हम पहचानेंगे, लोकधन उपचार का हमें बताना है, इसका लोकोपचार राइट होगा। लोकधन उपचार का लोकोपचार होता है राइट। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। हरीश का बताना है, हरिधनेश। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर जब बड़ी ई बनाती है, दीर्घ ई बनाती है, यानी कि ई के साथ आपका दीर्घ ई बनता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा आपका, और ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, हरीश किसका है? दीर्घ संधि का उदाहरण। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन 155, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंह का बताना है, सिंह का शार्दुल होता है, व्याघ्र होता है, केसरी होता है, लेकिन उरुग नहीं होता। ठीक है, याद रखेंगे इसको, उरुग नहीं होता, रिपीटेड है। और ये वाला क्वेश्चन आप, उरुग किसका पर्यायवाची होता है? सांप का होता है, सर्प का होता है। ठीक है, सर्प को हम भुजंग, विषधर, उरुग, नाग, फणीधर, सांप आदि नामों से जानते हैं, और शेर को शार्दुल, व्याघ्र, केसी आपका, और केसी के बाद केहरी, इसको केहरी के नाम से भी जानते हैं, केसरी के नाम से जानते हैं, और मृगराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 156, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। ठीक है, क्षणिक का बताना है, क्षणिक का होता है शाश्वत, राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट देखिए 157, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। एकार्थी शब्द बताना है, जीवन का बीता हुआ भाग, जो बीत गया वो अवस्था होता है। बीता हुआ भाग क्या होता है? अवस्था के नाम से जानते हैं उसको। क्वेश्चन 158, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प, नीचे दिए गए विकल्प का चयन करना है कि जो शब्द युग्म के सही अर्थ वाला आपका विकल्प है। कटक और कटुक का बताना है, ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको समझ भी आ रहा होगा। कटक का मतलब तो सेना होता है और कटुक का मतलब क्या होता है? कड़वा होता है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको पहले। ठीक है, यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन जो है 159 आपका,
निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। नहीं में आंसर पूछा जा रहा है। पंचरंग भी होता है, आपका सजीव भी होता है, लेकिन नगण्य भी होता है, लेकिन सर्वण्य नहीं होता। इसमें अनीय उपसर्ग नहीं प्रत्यय लगा है, अनीय प्रत्यय है इसमें। श्रवण में क्या है? नीय प्रत्यय लगा है। श्रवण में अगर आप श्रवण के अंतर्गत इसे जब आप बनाएंगे ना शब्द को, तो ये ऐसे बनता है, सर्व धन अनीय। ठीक है, अनीय यहाँ पर क्या लग जाता है आपका? प्रत्यय लग जाता है, अनीय। ठीक है, सर्वधन अनीय, तो ये बन जाता है आपका सर्वनीय। तो ये आपका राइट होगा, यहाँ प्रत्यय लगा है ये। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समस्त पद के साथ बहुव्रीहि समास का विकल्प है। बहुव्रीहि समास का बताना है, मुरलीधर का हमें बताना है, मुरली को धारण करने वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, अब आपके जो क्वेश्चन बनते हैं 161 से बनेंगे। यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का विकल्प नहीं है। प्रत्यय से बने शब्द का विकल्प नहीं है वो हमें बताना है। मत्थानी आपका प्रत्यय में है, तंद्रिल भी आपका प्रत्यय में होता है, और पंचायत भी होता है, लेकिन यहाँ आपको ये बताना है जो प्रत्यय से नहीं बना वो होता है समग्र। ठीक है, समधन अग्र, इसका आपका अगर आप इसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा? समधन अग्र बन जाएगा। सम उपसर्ग लगा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 162। सर्वण्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अभी तो बताया मैंने, सर्वण्य में आपको अनीय प्रत्यय लगा है। अभी दूसरे से तीसरा क्वेश्चन यही तो था। क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन 163। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अधि उपसर्ग से बना शब्द है। अधि से क्या बनता है? अधिधन, अध्यक्ष, अधिधन यक्ष क्या बनता है आपका? अध्यक्ष बनता है। आघात, अनुपयुक्त और आपका अत्यंत ये नहीं बनेंगे, इससे अधि से क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 164। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। नहीं में आंसर देना है और भाववाचक का नहीं है। भ्रातृत्व, दानवता, सिलाई ये भाववाचक संज्ञा होती है लेकिन शुद्ध नहीं होता। भाववाचक क्या होता है? जिसको आप छू नहीं सकते। ठीक है, वही तो भाववाचक होता है। क्वेश्चन 165। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। आप, ये मैं आपको बहुत बार बताया है कि मैं, हम, ये क्या होते हैं? ये उत्तम पुरुष होते हैं। ठीक है, तुम, आप क्या होते हो? यहाँ पर मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हो। यह, वे, ये सब, वह, ये सब आ जाते हैं अन्य पुरुष के अंतर्गत। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। सही बताना है और मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए। यहाँ परिणामवाचक विशेषण है, ये थोड़ा सा की बात करते हैं तो परिणाम में आ जाएगा। क्वेश्चन 167। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का विकल्प है। द्रव्यवाचक संज्ञा का अंतर्गत क्या आता है? विकल्प है की बात करें, दाल आ जाएगा आपका। ठीक है, नापने तोलने वाली चीज़ें जो हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका 168। निम्नलिखित विकल्पों में विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनना है। जापान एक देश है, ये विधानवाचक है, राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, ये आपका मिश्र वाक्य है। जहां आपको वाक्य के बीच में इस तरह के शब्द दिख जाए या पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य क्या होता है? निर्भर होता है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है आपका? मिश्र वाक्य का। और सरल वाक्य वे होते हैं जिसके अंतर्गत एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। और जब दो सरल वाक्य आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो वहाँ आपका संयुक्त वाक्य की पहचान बन जाती है। ठीक है, वो संयुक्त वाक्य का रूप ले लेता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बनेगा आप 170। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के अनुसार दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य के भेद का सही विकल्प हो। उसमें अच्छाई थी इसीलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता रहा। उसमें अच्छाई थी इसीलिए क्या हुआ? उसका सब जगह आदर सत्कार होता रहा। ये आपका संयुक्त वाक्य है। देखिए इसमें योजक जो शब्द है आपका, इसलिए इससे ये दोनों वाक्य अलग अलग वाक्य हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन 171। नीचे दिए गए वाक्य के
सही भेद को पहचानना है। यह निश्चित है कि वह कब आएगा, यह निश्चित नहीं है, यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, ये आपका मिश्र वाक्य बन जाता है। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा आपका। क्वेश्चन 172 देखिएगा, अब आपको ये दिखाई देगा। क्वेश्चन 172, उपमा के अंगों में उलटफेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर कहने पर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है। उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रदीप अलंकार होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका, 18 में आया था ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। जहाँ न वाच्यार्थ काम करे, जहाँ न वाच्यार्थ काम करे न लक्षणार्थ काम करे, जहाँ शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ होता है और ना ही तत्संबंधी अर्थ होता है, तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ये व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा है, इसको ध्यान रखेंगे। जहाँ ना वाच्यार्थ काम करता है, न लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करता है, न तत्संबंधी काम करता है, जो आपसे बात कही गई है ना वो सीधे सीधे होती है, ना उसका द्वारा कोई और अर्थ जो कि लोक में प्रसिद्ध है वो निकलता है, तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना होती है। शब्द शक्ति से क्वेश्चन जरूर आएगा, आप टीजीटी के स्टूडेंट हो या पीजीटी के, जरूर क्वेश्चन आएगा। और हाँ, आपको टीजीटी के अगर आप है तो आपको पीजीटी वाले पेपर भी करने चाहिए, ठीक है। जो आपके सिलेबस के अंतर्गत नहीं है वो पोर्शन छोड़ दीजिए, बाकी आपका साहित्य, व्याकरण और आपका भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र से संबंधित जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सब कीजिए। अगर आप पीजीटी के स्टूडेंट हैं तो आप टीजीटी वाला तो सभी कीजिए, टीजीटी वाला तो आपका सारा ही आएगा, ठीक है। आपको कोई पेपर नहीं छोड़ना है, आप चाहे टीजीटी हो या पीजीटी, पेपर आपको दोनों करने हैं, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो बच्चा रेगुलर है वो देख रहा होगा कि कितने क्वेश्चन आपके टीजीटी में पीजीटी के रिपीट होते हैं, पीजीटी वाले टीजीटी में रिपीट होते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, विषय के द्वारा किए क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होता है उन्हें क्या कहते हैं? विषय द्वारा किए क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर उद्दीपन विभाव बनेगा। क्वेश्चन 175 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन 175 ये आपकी जो है पंक्तियाँ रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आपका पूरा रिपीटेड है। 175 में आपसे पूछा गया है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विंग से संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और यहाँ बात करते हैं अलंकार की, तो रूपक अलंकार होगा। एक ये पहचान भी होती है रूपक अलंकार की, ठीक है। बाकी डेफिनेशन तो मैं आपको इसकी बता चुकी हूँ क्या होती है, ये पहचान होती है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। कब हूँ यो यहीं रहनी रहोगे, कब हूँ यो यहीं रहूनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत सुभाव गहे गहो आओगे। पंक्ति में रस पूछा जा रहा है तो यहाँ शांत रस है, ठीक है। कब हो यही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत सुभाव गह आओगे। ये पंक्तियाँ जो है इनमें शांत रस है, ये शांत रस का उदाहरण है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 177, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है और उपमा अलंकार यहाँ होगा कि सा आ गया ना आपका, आपने सा से पहचान लिया होगा, बस आगे इसमें बताने की कोई बात ही नहीं बचती है। फिर अगर आपने हमारा ये वाला वीडियो देखा होगा अलंकार वाला, क्लास ट्रिक वाला, तो आपने पहचान लिया होगा इसमें कौन सा अलंकार होगा। नहीं देखा है तो आप चैनल पर देखिए, उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है और ये भी रिपीटेड पंक्तियाँ हैं। मुझे लगता है कि मैंने कल वाले पेपर में ही, जो पीजीटी 21 का पेपर था लास्ट, मैंने जो 18 डेट का आपको कराया है उसमें ये रिपीटेड पंक्तियाँ थी। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट और घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रलाप, साज मिले 15 मिनट और घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। ये आपका रिपीटेड है, हास्य रस इसमें है, ठीक है। और हास्य रस का ये उदाहरण है, रिपीटेड है आपका, ध्यान रखिए इसको बिल्कुल।
कंठस्थ कर लीजिए कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। 179 क्वेश्चन को देखिएगा। कान उमेठना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। मुहावरा आपने काफ़ी टाइम बाद देखा क्वेश्चन पेपर में। तो कान उमेठना मुहावरे का अर्थ जो है वो दंड देना होता है। क्या होता है? दंड देना। मुझे लगता है पीजीटी में मुहावरा कम आता है। जब हमने टीजीटी किया था 18 का तब मुहावरे आए थे। कान उमेटने का मतलब तो हो ही गया दंड देना। आगे देखिएगा 180 क्वेश्चन। बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है? बुरे दिन आना में तालू में दांत जमना, तालू में दांत जमना बुरे दिन आना। क्वेश्चन नेक्स्ट 181। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ मिलता है और क्वेश्चन 185 तक आप इस पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे, जिनमें आपको इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके आंसर देने हैं। तो पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारे विशाल देश में हिमालय की अनंत हिम राशि ने जिन नदियों को जन्म दिया है उनमें उत्तरापथ के से सींचने वाली गंगा, यमुना नाम की नदियाँ जीवन की धमनियों की तरह हैं। ये हमारे ऐतिहासिक चैतन्य की साक्षी रही हैं। उनकी गोद में हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के आंगन में अनेक नए खेल खेले हैं। उनके तटों पर जीवन का जो प्रवाह हुआ है वह जीवंत है। भारत भूमि हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। यह सच्चाई हमारे रोम रोम में बंधी हुई है। नदियों की अंतर्वेदी में पनपने वाले आदि युग के जीवन पर अब जितना अधिक विचार करेंगे उनको अपने विकास और वृद्धि में सनातन जड़ की पृथ्वी के साथ उतने ही अधिक घनिष्ठ जान पड़ता है। जब तक भारतीय जाति का जीवन भारत भूमि के साथ बंधा हुआ है, तब तक हमारे सांस्कृतिक पर्व लाखों मनुष्य नदियों और जलाशयों के तत्वों पर एकत्रित होते रहेंगे। जब तक संकटों में बलिदान की भावना प्रत्येक मन में जागती रहेगी, तब तक एक देश के नागरिक के रूप में हमारी पहचान जीवित रहेगी। तब तक हमारे आंतरिक गठन और हमारे अस्तित्व को सकुशल समझना चाहिए। तब तक हमारे आंतरिक गठन और हमारे अस्तित्व को सकुशल समझना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा क्या बनते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 181। गंगा और यमुना किस की साक्षी रही हैं? ये भारत की ऐतिहासिक चैतन्य की साक्षी रही हैं। गंगा और यमुना नदी जो हैं भारत के ऐतिहासिक चैतन्य की साक्षी रही हैं। देखिए, अनुच्छेद के अनुसार नदियों की अंतर्वेदी से क्या आशय है? अनुच्छेद के अनुसार नदियों की जो अंतर्वेदी है इससे आशय दो नदियों के मध्य की भूमि होता है। क्वेश्चन 183 में देखिए, हमारे देश में बहने वाली नदियों के आदि स्रोत क्या हैं? हमारे देश में बहने वाली नदियों के आदि स्रोत क्या हैं? तो हिमालय की अनंत हिम राशि, राइट आंसर। क्वेश्चन 184। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अस्तित्व का समानार्थी शब्द नहीं है? अस्तित्व का समानार्थी शब्द नहीं है ये बताना है और यहाँ संबंध हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए 185। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक बताना है। सटीक शीर्षक की बात करते हैं हमारी पवित्र नदियाँ, राइट आंसर। अब फिर से आपको एक काव्यांश मिलेगा यहाँ पर और उस काव्यांश से संबंधित हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। 186 क्वेश्चन से लेकर 190 क्वेश्चन तक यहाँ पर होंगे इससे संबंधित, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिएगा, महाप्रलय की अग्नि साथ लेकर जो जग में आए, महाप्रलय की अग्नि साथ लेकर जो जग में आए, विश्व बलि शासन का भय जिनके आगे शरमाए। चले गए जो शीश चढ़ाकर अर्घ्य दिया प्राणों का, चले मजारों पर हम उनकी दीपक एक जलाए। चले मजारों पर हम उनकी दीपक एक जलाएं, टूट गई बंधन की कड़ियां स्वतंत्रता की बेला, लगता है मन आज हमें कितना अस्वन अकेला। जीत गए हम जीता विद्रोही अभिमान हमारा, प्राणों से शुद्ध तरंगों को मिला यह किनारा। उदित हुआ रवि स्वतंत्र हुआ व्योम उगलता जीवन, आज़ादी की आग अमर है घोषित करता कण कण। कलियों की अधरों पर पलते रहे विलासी कायर, उधर मृत्यु परों से बंधे रहा जूझता यौवन। उस शहीद यौवन की
सुधी हम क्षण भर को ना बिसारे, उस शहीद यौवन की सुधी हम क्षण भर को ना बिसारे, उसके पग चिन्हों पर अपने मन में मोती मारे, अपने मन में मोती मारे। अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 186 को देखिएगा कि कवि किनकी मज़ारों पर दीपक जलाने का आह्वान करता है? शहीदों की मज़ारों पर करता है। क्वेश्चन 187 अनुच्छेद के अनुसार विश्व बलि शासन किसे कहा गया है? ब्रिटिश शासन को विश्व बलि शासन कहा गया है। क्वेश्चन 188 अनुच्छेद के अनुसार शहीदों के बलिदान से हमें क्या प्राप्त हुआ है? आज़ादी। राइट आंसर। क्वेश्चन 189 दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्योम का समानार्थी शब्द नहीं है? अवसाद यहाँ व्योम का समानार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन हमारा 190 काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो यहाँ शहीदों का बलिदान जो है ये काव्यांश का उचित शीर्षक होगा। राइट आंसर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 190 से करने होंगे, क्वेश्चन आपको 191 से करने होंगे। तो देखिए यहाँ 191 क्वेश्चन से बनते हैं और ये टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन जो हम यहाँ पर करेंगे। तो इनको देख लेते हैं, अच्छे से आप इनको ध्यान से देखिएगा। 10 बड़ी संख्या के साथ कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी होती है? तो वो व्याख्यान और कक्षा नोट्स जो है ये सबसे अच्छी तकनीक होती है। क्वेश्चन 192 पाठ्य पुस्तक का उपयोग डैश के रूप में किया जा सकता है? पाठ्य पुस्तक का जो उपयोग है वो किसी विषय का अध्ययन के रूप में भी किया जा सकता है। क्वेश्चन 193 विचार के बिना लोग डैश, विचार के बिना लोग क्या हैं? विचार के बिना लोग एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाएं नहीं कर सकते। ठीक है, विचार के बिना लोग क्या नहीं कर सकते? एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाएं नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 194 ये देखिएगा वातावरण की सहायता से और कमतर प्रयासों से भाषा छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाषा को छोड़ने की प्रक्रिया को भाषा अर्जन कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट 195 ये देखिएगा 195 क्वेश्चन अब आपको पूरा दिख रहा होगा। कौन सी जोड़ी प्रतिभागियों को पारस्परिक कौशल और आत्मविश्वास जनसंचार तथा मुखरता विकसित करने में मदद करती है? तो वो मिश्रित लिंग जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 196 किस चरण पर गतिविधि कार्यक्रम का मॉडल निम्न से ऊपर नहीं जा सकता? निम्न से ऊपर नहीं जा सकता। किस चरण पर गतिविधि पाठ्यक्रम का मॉडल है जो निम्न से ऊपर नहीं जा सकता? तो ये मॉडल जो है वो प्रारंभिक चरण होगा। क्वेश्चन 197 कौन सी समावेशी शिक्षा का पहलू नहीं है? कौन सा यहाँ पर क्या है? समावेशी शिक्षा का पहलू नहीं है। समाज सेवा समावेशी शिक्षा का पहलू नहीं है। आवश्यक सेवा, सहयोग सपोर्ट सेवा और परिधीय सेवा ये आपकी समावेशी शिक्षा का पहलू होते हैं, बट समाज सेवा इसका पहलू नहीं होता। क्वेश्चन 198 जब विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जा सकता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ सामग्री अनुकूलन कहते हैं उसको। क्वेश्चन 199 वृद्धि शब्द विशुद्ध रूप से व्यक्ति के किस भाव का प्रतिनिधित्व करता है? वृद्धि शब्द विशुद्ध रूप से व्यक्ति के किस भाव का प्रतिनिधित्व करता है? तो शारीरिक प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन 200 देखिएगा, 199 हो गए आपके, 200 को देखिएगा। नाटक के कितने प्रकार होते हैं? नाटक के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर जो रेखीय नाटक विधि है और प्रक्रिया उन्मुख प्रविधि है। प्रक्रिया उन्मुख नाटक, प्रक्रिया उन्मुख नाटक और रेखीय नाटक विधि, ये 2 प्रकार आपके नाटक के यहाँ पर देखने को मिलते हैं और ये आपका रिपीट हुआ था क्वेश्चन 18 में। तो वहीं से अब 21 में भी ये पूछा गया है। कैसा लगा आपको हमारा क्लास ये हमें बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर। पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपके पास जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप है, उनमें शेयर कीजिएगा क्लास को, ताकि बाकी बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी तरीके से उनको बताइए कि काफ़ी सारे क्लासेस हम यहाँ पर कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं लिए हैं तो आप भी ले लीजिए। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कल फिर से एक और नए पेपर के साथ में, जो कि TGT का होगा आपका 2021 का पेपर। तो तब तक के लिए बाय बाय।